आज हम पढ़ने का सही ढंग सीखेंगे। आज हम सीखेंगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स। देखिए, अगर आप मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर इन आदतों का कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि भाई मनोरंजन अपने हिसाब से करने का सबका अधिकार है। बट अगर आप पढ़ रहे हैं अपनी नौकरी के लिए या फिर अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए या फिर किसी परीक्षा में सफल होने के लिए, तब पढ़ने की इन आदतों को जानना बहुत जरूरी है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। देखिए, इफेक्टिव रीडिंग में और फन रीडिंग में अंतर होता है। इफेक्टिव रीडिंग का मतलब मनोरंजक या मजेदार रीडिंग नहीं होता। इफेक्टिव रीडिंग का मतलब होता है वो रीडिंग जो आपके ऊपर इफेक्ट डाले, मतलब वो रीडिंग जो आपके दिमाग में टिके रहे और जिसका आगे चलकर आप यूज कर पाए। तो अब हम जानने वाले हैं कि क्या तरीका है पढ़ने का, या किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, या किस तरीके से प्रभावशाली लोग पढ़ते हैं जिसके माध्यम से जो उन्होंने पढ़ा है वो उनके दिमाग में टिका रहता है और इसीलिए उन्हें बार बार नहीं पढ़ना पड़ता और वो बेहतर तरीके से जिन चीजों को उन्होंने सीखा है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कागज कलम और दवात उठा लीजिए और पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम जिन आदतों की बात करने जा रहे हैं हो सकता है वो आदतें आपकी जिंदगी बदल दें। पहली हैबिट है बिगिन विथ एन एंड इन माइंड और रीड पर्पसफुली। उद्देश्य के साथ पढ़िए दोस्तों। स्टीफन कॉवे ने अपनी एक बड़ी प्यारी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की एक आदत यह बताई थी कि वो किसी भी काम की शुरुआत अंत को ध्यान में रखकर करता है, या फिर वो ये सोचकर करता है कि आखिर इस काम के माध्यम से मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। यह आदत सिर्फ इफेक्टिव लोगों के लिए ही नहीं, इफेक्टिव पढ़ने वालों के लिए भी उतनी ही एसेंशियल है। इससे पहले कि आप किसी किताब को उठाकर पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि भाई आखिर इस किताब से आप क्या जानना और हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है उस किताब के विषय के बारे में आपको कुछ भी ना पता हो। ऐसे केस में आप उसके टेबल ऑफ कंटेंट, उसके प्रीफेस को पढ़ें। मान लीजिए अगर आपकी किताब एक टेक्स्ट बुक है तो आप टेबल कंटेंट एंड प्रीफेस को पढ़ने के बाद जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसके पीछे दिए गए क्वेश्चंस या उसके आगे दिए गए कंसेप्ट या उनके अंदर दिए गए हाइलाइट्स के ऊपर अगर एक बार आप नज़र डाल देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर इस चैप्टर के माध्यम से आप क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक बार आप किताब को हल्के से स्किम अगर कर लेंगे तो आगे चलकर आपके लिए सीखना आसान बन जाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी नॉन फिक्शन किताब को पढ़ रहे हैं तो प्रीफेस, टेबल ऑफ कंटेंट इत्यादि जो मैं पहले बता चुका हूं, उनको पढ़ने के बाद आप अपने आप से सवाल पूछिए कि किताब आपकी किस प्रश्न का उत्तर देगी, या आपकी किस जिज्ञासा को शांत करेगी, या इस चीज को पढ़कर आप क्या हासिल करेंगे। यह काम सिर्फ किताब को पढ़ने से पहले नहीं बल्कि हर चैप्टर को पढ़ने से पहले भी शुरू करना चाहिए। बेहतर होगा कि आप अपनी इस अपेक्षा को किताब के आगे या कोने में, या अगर डिजिटल किताब है तो नोट्स के अंदर आप लिख लें। मनोवैज्ञानिक अथवा साइकोलॉजिकल रिसर्च ये बताती है कि ऐसा करने से हो सकता है कि आप थोड़ा धीमे हो जाएं, पर जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा देर तक टिका रहेगा और आप उस किताब के कंसेप्ट्स को अपना बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी इफेक्टिव रीडर की दूसरी हैबिट है पेइंग सेलेक्टिव अटेंशन, मतलब चुनकर अपना ध्यान लगाना। एक साथ लगातार ध्यान न लगाते रहना। देखिए, इफेक्टिव रीडिंग के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, यह ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है कि हर किताब एक बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होती। ना हर किताब का हर चैप्टर बराबर महत्व रखता है। ना सिर्फ ये बल्कि हर चैप्टर का हर पैराग्राफ भी एक बराबर महत्व का नहीं होता। ये बात दुनिया की हर किताब, हर आर्टिकल, हर ब्लॉग के लिए सही है। किसी भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझाने से पहले उसका जो ऑथर है या उसका जो लेखक है उस चैप्टर में, आर्टिकल में बहुत सारी भूमिका डालता है और उसके सपोर्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल देता है। इफेक्टिव रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना समय बचाने के लिए और कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम इन एग्जाम्पल्स और इस भूमिका को, इस इंट्रोडक्शन को बहुत जल्दी पढ़ें, इन कहानियों को जल्दी पढ़ें, और उसके बाद जब हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ चुके हों तब हम ये सोचने की कोशिश करें कि आखिर हमारी ज़िंदगी का कौन सा एग्जाम्पल उस कंसेप्ट से रिलेट करता है, या फिर ये जो एग्जाम्पल दिए गए थे वो उस कंसेप्ट से कैसे रिलेट करते हैं। इससे आपका समय बचेगा और आप मुख्य बिंदुओं को प्रभावी ढंग से समझ पाएंगे। नॉन इफेक्टिव रीडर्स के साथ एक समस्या ये होती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज़ जो पढ़ रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं, इसलिए वो पूरी किताब को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। और दुख की बात यह है कि जब आप सब समझने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ भी समझ नहीं पाते। इफेक्टिव रीडर्स की तीसरी हैबिट होती है आस्किंग क्वेश्चंस एंड गिविंग आंसर्स। एंशिएंट ग्रीक में चिंतक एक मेथड का यूज करते हैं जिसे हम कहा करते हैं डायलेक्टिकल मेथड। बेसिकली आर्गुमेंट्स और कन्वर्सेशन के माध्यम से किसी भी कंसेप्ट की मीनिंग या उसकी लिमिट को समझने के लिए ये मेथड बहुत अच्छे से काम करता है। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हुए प्रश्न पूछते हैं, मसलन कि लेखक क्या कहना चाहता है, अभी अभी उसने किस चीज़ को समझाया है, उसने किस चीज़ को डिफाइन किया है, उसने किस प्रकार के आर्गुमेंट से अपने आर्गुमेंट को, अपने स्टेटमेंट को प्रूव किया है, तो बेसिकली आप इस डायलेक्टिकल मेथड का उपयोग पढ़ने की दिशा में करते हैं। और जब आप इन प्रश्नों का उत्तर पाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, उत्तर देने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे अपने शब्दों में, तब जो भी आपने पढ़ा है
आप उसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं और वो चीज़ आपके दिमाग में बेहतर ढंग से रहती है, आपके दिमाग में जल्दी समय तक टिकी रहती है। इफेक्टिव रीडर्स की चौथी हैबिट होती है आइडेंटिफाइंग द की कंसेप्ट्स एंड मेकिंग देम देयर ओन। मतलब जब आप किसी भी किताब को पढ़ें तो उसके की कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई करें और उन कंसेप्ट्स को अपना बना लीजिए। देखिए, जब आप किसी भी किताब को एक धुन में पढ़ते जाते हैं तो आपको मज़ा बहुत आती है। आपको कई बार ये लगता है कि आपने उस विषय को बहुत अच्छे से समझ लिया है, आप उसे जानने लग गए हैं। बट मेक इट स्टिक नाम की किताब में लेखकों ने इस चीज़ को इल्यूजन ऑफ नोइंग का नाम दिया है। आपको ये भ्रम होता है कि आपने उस चीज़ को समझ लिया है, बल्कि आप उस चीज़ को समझते नहीं है। इफेक्टिव रीडिंग के लिए ना सिर्फ आपने लेखक के बताए गए कंसेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, बल्कि ये भी समझना ज़रूरी है कि उन कंसेप्ट्स को आपको एसिमुलेट करना होगा, अपना बनाना होगा। उन कंसेप्ट्स को अपना बनाने के लिए आप सबसे पहले उन कंसेप्ट्स को अपने शब्दों में बोलने की कोशिश कीजिए, उसे बुक से हटकर किसी जगह पर यूज़ करने की कोशिश कीजिए। बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके अलावा आप अपने जीवन के या अपनी किसी ज्ञात चीज़ के एग्जाम्पल को उस कंसेप्ट में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। आपने जिस चैप्टर को पढ़ा है उसे अपने शब्दों में समराइज करने की कोशिश कीजिए। और मैं एक सजेशन आपको ये देना चाहूँगा कि जितनी बार भी आप किताब उठाएं तो जो आप पढ़ चुके हैं उसे एक बार दोबारा याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। जो इससे पहले का चैप्टर था उसने क्या कहा था, उससे पहले के चैप्टर ने क्या कहा था। आपको थोड़ा स्लो फील ज़रूर होगा, बट वो चीज़ आपके दिमाग में टिकेगी ज़्यादा समय तक। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे जो आप ऑलरेडी जानते हैं उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए और कंसेप्ट्स को अपने शब्दों में एक्सपैंड एंड इलेबरेट करने का प्रयास कीजिए। किताब पढ़ते हुए उदाहरणों या भूमिकाओं को हाईलाइट मत कीजिए, केवल जो की कंसेप्ट है या जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा है उसे हाईलाइट कीजिए। इस चीज़ के माध्यम से आप उन कंसेप्ट्स को अपना बना पाएंगे और आपकी रीडिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगी। इफेक्टिव रीडर्स की मेरे ख्याल से 5वीं हैबिट है रीडिंग मोर देन वन बुक और सब्जेक्ट ड्यूरिंग गिवन पीरियड। मतलब ये चीज़ हम लोग आमतौर पे नहीं करते। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि जब हम किसी एक विषय को उठाते हैं तो पहले हम उसको ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें इससे ऐसा लगता है कि हमने किसी विषय पे अपनी मास्टरी बना ली है। बट ऐसा करना कॉमन सेंस का ज़रूर लगता है, पर किसी काम का नहीं है। ये समय की बर्बादी है। इनफैक्ट जब आप दो अलग अलग विषयों को साथ में पढ़ते हैं तो आप उन विषयों के बीच के रिलेशंस को समझ पाते हैं और दोनों ही विषयों पे आपकी महारत बढ़ती है। ऐसा कॉमन सेंसिकल नहीं है, बट आपको ये समझना होगा कि भले वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, न्यूटन के नियम हो, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना हो, इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन सेंस नहीं है। तो एक किताब को खत्म करके दूसरी किताब शुरू करने की बजाय आप एक साथ विभिन्न विषयों का अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। छठी हैबिट है इफेक्टिव रीडर की प्रिपेयरिंग नोट्स। जब आप किसी भी विषय को अपने शब्दों में सारगर्भित रूप में लिखते हैं तो आपकी समझ और अधिक सुदृढ़, सशक्त या अंग्रेजी में कहा जाए तो सॉलिडिफाई एंड कॉन्क्रिटाइज होती है। आप किसी भी विधि का उपयोग करके नोट्स ले सकते हैं। मैं पर्सनली सॉन्ग एहरेंस के द्वारा हाउ टू टेक स्मार्ट नोट्स किताब में जो जेटल कास्टन का मेथड बताया गया उसमें आजकल नोट्स लेना प्रेफर करता हूं। बट आप किसी भी मेथड में नोट्स ले सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो शब्द हों वो आपके होने चाहिए, जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो आपकी होनी चाहिए। आपको किसी भी हालत में किताब को कॉपी नहीं करना है। एग्जाम्पल्स को आपको छोटे शब्दों में लिखना है, कंसेप्ट्स को आपको अपने शब्दों में एलैबोरेट करना है और आगे चल के रिवीजन को इफेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट कलर में अगर हो सके तो की कंसेप्ट्स और अपने जो क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपने फ्रेम किए हैं उस टेक्स्ट के बारे में, उसको आपको हाईलाइट करना चाहिए। आखिरी हैबिट है जो कि स्टीफन कोवे की भी आखिरी हैबिट थी, वो है शार्पन योर एज। आदमी समय के साथ हर चीज़ को भूल जाता है। जब तक उसने जो पढ़ा है उसे या तो वो रिवाइज न करे या फिर उसका उपयोग न करे। रिवीजन के समय किताब के कोनों पे लिखे गए जो आपने कंसेप्ट्स लिखे हैं या जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनको देखकर उस कंसेप्ट्स को पुनः अपने हिसाब से बोलने की कोशिश कीजिए या दोहराने की कोशिश कीजिए, उनका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जब तक वो याद एकदम ना आए तब तक किताब या नोट्स के अंदर के टेक्स्ट को पढ़ने की गलती ना करें। ये समय की शुद्ध बर्बादी है। केवल तभी उत्तर पर नजर डालें जब ये अत्यंत आवश्यक हो और जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं उन्हें आप अगर अपने जीवन, लेखन, चिंतन या वर्क में यूज करते हैं तो जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आपकी समझ और अधिक मजबूत होती है और आपको अपने अध्ययन की लिमिट्स भी पता चलती हैं। अब अभी तक जो भी आपने सुना उस पर नोट्स बनाइए और सोचिए, ये प्रभावशाली पाठक बनने की दिशा में आपका पहला कदम होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दक्षिणा स्वरूप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेस्ट विशेष, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें फोड़ दो।